हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेट की। यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं पूरे लूसेंट जीके के निचोड़ रहेगी। पूरे 1000 क्वेश्चंस की सेट होगी और ये आपका पार्ट 2 है। आपको मैं बता दूं, इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एसएससी हो, एनटीपीसी हो, आईबीपीएस एग्ज़ाम हो, एसआई हो, पुलिस हो, ग्रुप डी हो, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, यानी कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। सभी आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। पिछले कल के पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन करवा दिए थे, जिसमें 5 आपको मैं डेली करेंट अफेयर डालती हूँ, तो वो 5 आपके करेंट अफेयर हमने रखे थे और 35 क्वेश्चन जीके थे। आज के इस सेट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें फिर से आपके 5 करंट अफेयर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सभी सवालों को। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हाल ही में कौन आईएएफ में शामिल होने वाली पहली जम्मू कश्मीर की महिला फाइटर पायलट बनी है? कौन है जो आईएएफ में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? 4 ऑप्शन है, भावना वर्मा, नीतू शेखावत, नंदिनी चौधरी, भाव्या सूदन। जल्दी से जल्दी इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कौन है जो आईएएफ में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? जैसा कि हमने बोला, आपको शुरुआत में 5 करंट अफेयर मिलेंगे, उसके बाद आपको लूसेंट जीके के क्वेश्चन शुरू होंगे, क्योंकि करंट अफेयर भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है माविया सूदन, ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं, एयरफोर्स में यह 12वीं महिला फाइटर पायलट बनी है। और अगर आपसे पूछे, कभी कभी पूछ देता है जो चर्चित चेहरे होते हैं उनके बारे में कि ये कहाँ के हैं, तो आपको मैं बता दूं, ये जम्मू के राजौरी ज़िले की निवासी है और ये आईएएफ में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है। वहीं आपको मैं बता दूं, एयरफोर्स में ये 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य में हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया? उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु, मेघालय। कौन सा राज्य है जिसमें आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो सही जवाब है असम। मैं आपको बता दूं, असम में हाल ही में रबर बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक केएन राघवन द्वारा गुवाहाटी के बाहरी इलाके में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है। तो आपसे अगर पूछे कि रबर बोर्ड के अध्यक्ष कौन और कार्यकारी निदेशक कौन है, तो यह है केएन राघवन। आपको नाम याद रखना है, केएन राघवन। और अगर जगह पूछे तो असम के गुवाहाटी में पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन भारतीय हाल ही में OnePlus की वियरवेल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन से भारतीय OnePlus की वियरवेल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने? आमिर खान, रणवीर सिंह, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली। तो सही जवाब है विराट कोहली बने हैं OnePlus की वियरवेल्स श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। हाल ही में कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है? कौन है जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, दुती चंद या कर्णम मल्लेश्वरी? तो सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सलेंस सम्मान जीता है? कौन सा एयरपोर्ट है जिसने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सलेंस सम्मान जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही जवाब है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, अब आपको बात कर लेते हैं लूसेंट के क्वेश्चंस की। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि 5 आपके करंट और उसके बाद लूसेंट के क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 6 से आपकी शुरुआत हो रही है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा किस चीज को ज्ञात किया जाता है? प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। साथ ही साथ फिर से मैं आपको बता दूं, यह आपका पार्ट 2 है। इसके पहले का पार्ट हमने अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर इसके पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा किस चीज को ज्ञात करते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति, भूकंप की तीव्रता, उपग्रहों की परिक्रमण गति या तारों एवं गैलेक्सियों की गति? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तारों एवं गैलेक्सियों की गति को हम प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7। पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हुआ था? आप सभी को पता है डायनासोर का सर्वनाश हो गया है और यह पृथ्वी का सबसे विशाल जीव था। 6 करोड़ वर्ष पहले इसका सर्वनाश हो गया। तो यह कैसे हुआ? खगोलीय दुर्घटना के द्वारा, भयंकर महामारी से, समुद्री जल स्तर बढ़ने से या अन्य जीवों से संघर्ष में? तो सही जवाब है खगोलीय दुर्घटना के द्वारा। डायनासोर का सर्वनाश हुआ खगोलीय दुर्घटना के द्वारा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8।
खगोल विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? खगोल विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत, चीन, बेबीलोन, मेसोपोटामिया या फ्रांस? खगोल विज्ञान का जन्मदाता हम किसे मानते हैं? तो सही जवाब है भारत को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले कब देखी गई थी? सबसे पहले किसने देखी थी आकाशगंगा मंदाकिनी को? गैलीलियो ने, मार्टिन श्मिट ने, मार्कोनी ने या न्यूटन ने? सबसे पहले किसने देखी थी आकाशगंगा मंदाकिनी? तो सही जवाब है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10। किसने प्रतिपादित किया कि तारे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मृत प्राय होते हैं? किसने यह बात कहा था कि तारे जो हैं जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और उसके बाद मृत प्राय हो जाते हैं? गैलीलियो ने, जे.बी. नार्लिकर ने, हब्बल ने या एस चंद्रशेखर ने? तो सही जवाब है एस चंद्रशेखर ने यह कहा था कि तारे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मृत प्राय होते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11। कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी होता है? कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या 2500 डिग्री सेल्सियस? कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी होता है? तो सही जवाब है 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में भ्रमण करते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं? दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, परवलयाकार या अति परवलयाकार? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं? तो ये वृत्ताकार करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13। संसार को इंटरनेट किसने दिया? संसार को इंटरनेट किसने दिया? विंटन सर्फ, होविट लीलोन, थॉमस होर्डे या एल्डोर? संसार को इंटरनेट दिया था विंटन सर्फ ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलेमी या स्टेब्रो? किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले कहा था अरस्तु ने कि पृथ्वी गोलाकार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? कौन सा रोबोट अंतरिक्ष यान था जो कि शुक्र ग्रह का अन्वेषण सबसे पहले किया था? गैलीलियो, मैगेलन, न्यूटन या चैलेंजर? शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो सही जवाब है मैगेलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर? पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17। चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है? समुद्र जल पर उठता है, दीर्घ ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है या निम्न में से कोई नहीं? तो सही जवाब है आपका यहाँ पे लघु ज्वार आता है। अगर समकोण होता है तो लघु ज्वार आता है, वहीं अगर तीनों एक ही दिशा में होता है तो बृहद ज्वार आता है। तो हमने आपको कल बताया था तीनों एक ही दिशा में होता है तो बृहद ज्वार होता है, और अगर समकोण स्थिति में होता है तो लघु ज्वार आता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये लूसेंट जीके की सेट अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस तरीके के वीडियो का लाभ उठा सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इसके आगे के इसी तरीके से 1000 क्वेश्चन की पूरी सेट चाहिए या नहीं। सवाल नंबर 18। पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष कहलाता है? पृथ्वी और चांद के बीच के अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? सिस लूनर, फुल लूनर, नेबुला या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष क्या कहलाता है? तो सही जवाब है सिस लूनर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19। मकर रेखा कहां से नहीं गुजरती है? मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? अर्जेंटीना से, ब्राजील से, चिली से या बोलीविया से? तो मैं आपको बता दूं अर्जेंटीना से गुजरती है, ब्राजील से भी और बोलीविया से, यानी कि चिली से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? 1.5%, 2.40%, 3.50% या 16%? तो मैं आपको बता दूं संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी जो है वह है 2.40%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, संपूर्ण दक्षिणी भारत में? गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सबसे ज्यादा चौड़ी है? हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? लघु हिमालय श्रेणी, उप हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी या ट्रांस हिमालय श्रेणी? हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो
सही जवाब है आपका लघु हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी भिलंगना या फिर भागीरथी मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सही जवाब है अलकनंदा मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 24, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाएगी? गंगा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी। तो आपको मैं बता दूं, गंगा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है और महानदी भी बनाती है, यानी ताप्ती नदी नहीं बनाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 25, सेब के फलों का हल्का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? कैरिका, जैंथीन, एंथोसायनिन, कैरोटीनॉइड या फिर कैप्सेंथीन। सेब का हल्का लाल रंग किस के कारण होता है? तो सही जवाब है एंथोसायनिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल भित्ति, पेरिकार्प एवं प्लेसेंटा, पेरिकार्प एवं थैलेमस या फ्लेशी रिसोटेक्ल। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सही जवाब है आपका पेरिकार्प एवं थैलेमेकस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो गया सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 27, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है? कोशाकला अनुपस्थित, राइबोसोम उपस्थित, केंद्रक कला अनुपस्थित या केंद्रक कला उपस्थित। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर कौन सा है? तो सही जवाब है केंद्रक कला अनुपस्थित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 28, सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? वृद्धि, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, जीव द्रव्य या कोशाभित्ति। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सही जवाब है जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाज गढ़ी या मेरठ। कौन सा कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो सही जवाब है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अलेक्जेंडर कनिंघम, एच दानी व्यूलर या जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 31, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ठी। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो सही जवाब है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 32, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर। तो सही जवाब है आपका यहाँ पे पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन नंबर ए। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर किया गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 33, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो सही जवाब है आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 34, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया? आपको पूछ रहा है बंगाल के किस नवाब से मराठों ने नजराना वसूल किया था? मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन, अलीवर्दीन खान, सिराजुद्दौला। किस नवाब से मराठों ने नजराना वसूल किया था? तो सही जवाब है अलवर्दी खां से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 35, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, या वह सिख राज्य के संस्थापक थे, या उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, या उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें कही जाती है? तो यह कही जाती है कि उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 36, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ कौन था? किसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताली पिंगले या हरचरण दास। किसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा था? तो काशीराज पंडित ने देखा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 37, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह, नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह। कौन थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी? तो सही जवाब है खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 38, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो सही जवाब है मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 39, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर
शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है सवाल नंबर 40, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1760, 5 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 या 5 नवंबर 1556। तो सही जवाब है आपका यहाँ पे 14 जनवरी 1761, ऑप्शन नंबर सी। तो इनमें से आपको पानीपत के युद्ध के बारे में क्या क्या चीज पता है, कौन इसमें जीता, कब यह युद्ध हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, और जो इसमें सबसे अच्छा कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 41, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 42, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? किसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा? लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल या हेनरी कॉटन। किसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा? तो सही जवाब है वैलेंटाइन सिरेल, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 43, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को 1908 में? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। तो सही जवाब है 6 वर्ष की, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 44, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस चीज से जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद या अंतःक्रियावाद। तो सही जवाब है आपका सार्वभौमिकता, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 45, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। तो सही जवाब है भारत की देन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 46, आर्थिक नियोजन एक विषय है किस चीज का? संवर्ती सूची का, राज्य सूची का, संघ सूची का या फिर किसी भी सूची में यह निर्देश नहीं दिया गया है। आर्थिक नियोजन किस चीज का विषय है? तो संवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 47, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या छठी। तो सही जवाब है आपका पंचम पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 48, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया? कलेरकी ने, कार्लडॉन ने, आरजे चलैया ने या गौतम माथुर ने। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो कार्लडॉन ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 49, पूर्णाकार के गोल्फ के मैदान में कितने संख्या में होल होते हैं? पूर्णाकार के गोल्फ के मैदान में कितने संख्या में होल होते हैं? 20, 25, 30 या 18। तो सही जवाब है 18, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 50, मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने कहा था एक आदमी के लिए यह एक छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है? मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा उस समय किसने कहा एक आदमी के लिए यह एक छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है? तो सही जवाब है नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।